अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स, मैं हूं अशफाक चिश्ती और अभी हम स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। इस लेक्चर के अंदर आपने इसको अच्छी तरह से सुनना है, ऑडियो लेक्चर को। तो इसमें जो है पूरी साइकोलॉजी जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसको डिस्कस किया जाएगा। इसकी तमाम थ्योरीज़ को, इसकी जो है बेसिक जो है डेफिनेशंस जो हैं उसको, और इसके अलावा इसका स्कोप, इसका एरिया, जितने भी क्वेश्चंस हैं और मुख्तलिफ थ्योरीज़ जो हैं उसको हम डिस्कस करेंगे और तकरीबन तमाम सब्जेक्ट जो है इंशाल्लाह ताला हम इसको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी, द वर्ड साइकोलॉजी is derived from two Greek words, psyche and logo. Psyche means soul and logo mean study. So we can say in psychology we study about the soul, study of soul, कि हम रूह का मुतालिया जो है वो करते हैं साइकोलॉजी के अंदर। अब ये डेफिनेशन जो है इसके बारे में वर्ड्सवर्थ ने लिखा था कि सबसे पहले जो है साइकोलॉजी जो है उसने रूह खोई, इसके बाद जो है वो कहता है कि माइंड जो है इसको उसने खो दिया, फिर इसके बाद कहता है कि अब बिहेवियर बचा है कुछ हद तक। तो इस का कहना ये है कि सबसे पहले जो है साइकोलॉजी जो है इन्होंने रूह का मुतालिया कहा साइकोलॉजी को। तो ये डेमोक्रेटस जो है ये पहले शख्स थे जिन्होंने जो है इन्होंने इस्तेमाल किया था कि स्टडी ऑफ सोल कहा था, और इन्होंने ये बुनियाद फराहम की थी साइकोलॉजी को। और यहाँ से ये इल्म शुरू हुआ था कि जब पहले शुरू में कहा जाता था कि ये स्टडी ऑफ सोल है, लेकिन इसके बाद जो है इसमें इख्तलाफ पैदा हुआ, फिर बात आ गई कि स्टडी ऑफ माइंड है, स्टडी ऑफ सोल नहीं है, स्टडी ऑफ माइंड है। इस पर जो है एक ग्रुप जो है इसको फॉलो करता रहा। फिर इसके बाद जो है अब मौजूदा जो सूरत हाल के तहत जो है इसमें कहा जाता है कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है। साइकोलॉजी जो है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है। अब इसमें कुछ दो तीन डेफिनेशंस जो है जो उसको देख लेते हैं। तो स्किनर ने कहा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन एजुकेशनल सिचुएशंस, के तालीमी मामलात के अंदर, तालीमी हालात के अंदर जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ये इंसान का रवैया उसको ये डील करती है। इसके बाद स्टीफन ने कहा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ये बाकायदा तौर पर एक मुतालिया है तालीमी नशो व नुमा का और बलीदगी का एक बच्चे के अंदर। इसके बाद ट्रो ने इसको यूँ डिफ़ाइन किया कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल सिचुएशंस। तालीमी हालात के अंदर, तालीमी मामलात के अंदर जो है एक नफ्सियाती पहलुओं को जो है उसका मुतालिया करना ये कहलाता है तालीमी नफ्सियात या एजुकेशनल साइकोलॉजी कहलाता है। इसके बाद हम इसके स्कोप की बात करेंगे, स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब इसको डिस्कस करने से पहले हम जो है इसको थोड़ा सा ब्रीफली इसमें जो है इसकी ब्रांचेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है ये अप्लाइड साइकोलॉजी की ब्रांच है। अप्लाइड साइकोलॉजी की जो जनरल साइकोलॉजी है उसकी एक दूसरी शाख जो है इसके बाद साइकोलॉजी की वो है अप्लाइड साइकोलॉजी, और ये एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ये अप्लाइड साइकोलॉजी की एक ब्रांच है। अब इसकी हम स्टडी कर रहे हैं, चूँकि हमारा टॉपिक जो है वो एजुकेशन है तो हमने जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी पे बात करनी है। तो इसकी अब स्कोप की बात करते हैं। स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी की अगर बात की जाए तो स्कोप का मतलब होता है दायरा कार, कि एक दायरा कार के अंदर जो है वो मज़मून जो है हमारा नफ्स मज़मून वो गर्दिश करता है, घूमता है। तो इसमें ये देखना है कि साइकोलॉजी का दायरा कार कितना वसी है। साइकोलॉजी जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो किन किन एरियाज़ को कवर करती है ये हमें देखना। इसमें सबसे पहली जो हमारे पास इसकी डेफिनेशन है वो है ह्यूमन बिहेवियर।
कि ये ह्यूमन बिहेवियर को कवर करती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है हमें ये बताएगी कि इंसान का रवैया क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसका बिहेवियर, उसके एटिकेट्स क्या हैं, इसके बारे में उसकी तमाम तर सिचुएशंस जो हैं जिसके अंदर वो ज़िंदगी गुजार होता है, तमाम की तमाम जो है एजुकेशनल फील्ड को मद्देनज़र रखते हुए वो जो है इससे हमें आगाही फराहम करती है एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसके बाद जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में, बालिदगी और नशोनुमा के बारे में हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी बताती है कि किस तरह से जो है एक बच्चे की जो है ग्रोथ हो रही है, उसकी डेवलपमेंट जो है किस तरह से हो रही है। तो ये इस एरिया को भी ये साइकोलॉजी कवर करती है। इसके साथ नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी हेडिंग बनेगी वो है लर्निंग प्रोसेस, के सीखने का अमल जो है ये सबसे ज़रूरी है, इसको मरकज़ी किरदार हासिल है लर्निंग प्रोसेस की। अगर बात की जाए तो ये एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी हमें ये बताएगी कि लर्निंग किस तरह से हो रही है और लर्निंग के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और उसके लिए कौन कौन से मेथड्स जो हैं, टीचिंग मेथड्स वो अप्लाई किए जाएंगे और इसकी आउटपुट क्या है, इसके लिए एवेलुएशन हमें कौन सी करनी पड़ेगी, किस तरह से करनी पड़ेगी, तमाम तर स्टेजेस को डिवाइड करती है और हमें सही तरीकाकार जो है लर्निंग का बताती है और लर्निंग आउटपुट्स जो हैं हमें उसके बारे में आगाही फराहम करेगी ये एजुकेशनल साइकोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास इसकी हेडिंग हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट है कि ये हमें नेचर और नर्चर के बारे में भी बताएगी, हमें ये माहौल के बारे में भी बताएगी और इंसान की फितरत के बारे में भी बताएगी। अब हेरिडिटी जो है इसका ताल्लुक़ इंसान की फितरत से है और इन्वायरमेंट का ताल्लुक़ जो है वो इंसान के माहौल से है कि अब माहौल वो है कि जिसके असरात बैरूनी होते हैं और हेरिडिटी जो है इंसान की फितरत में आती है और ये इसका असरात जो हैं अंदरूनी होते हैं। वो ऐसे तमाम तर जो जीन्स हमारे वालदैन से मुंतकिल होते हैं हम हमारे अंदर या बच्चों के अंदर, तो वो उनके असरात जो हैं एक इंसान के ऊपर लाजमी होते हैं। अगर जिस माहौल में भी इसी तरह से मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट ने भी इस पर जो है डिस्कशन की और वो भी इस नतीजे पे पहुँचे कि इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों को मिलाया जाए तो तब जाके जो है दोनों के असरात से जो है एक इंसान जो है तरबियत याफ्ता तब बनता है। एक के बग़ैर दूसरा जो है वो मुमकिन नहीं है। अगर हम कहें कि सिर्फ जो हेरिडिटी है इसी की वजह से जो है अगर ज़हीन वालदैन है तो बच्चे भी ज़हीन होंगे, मेहनती होंगे, तो ये बात कहना बिल्कुल गलत होगा, बजा नहीं होगा। अगर हम ये कहें कि बच्चे वालदैन ज़हीन है, बच्चे भी ज़हीन है, लेकिन माहौल के असरात में उनका सामना करते हुए और उससे मुतासर होकर जो है बच्चों ने मज़ीद सीखा और माहौल ने उनकी तरबियत की। इसी तरह से जे.बी. वाटसन ने भी इसी पे बात की, जिससे वो कहता है कि आप मुझे एक बच्चा दें, अब चाहे तो मैं इसको डाकू बना देता हूँ, चाहे तो इसको मैं जो है कोई भी चोर और चाहे तो डॉक्टर इंजीनियर बना दूँ, जो आप चाहते हैं मैं वो बना सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि उसको एक माहौल में रखें। इसी तरह से अब अगर रोसो की बात करें तो वो भी यही कहता है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो कहता है कि बच्चा जो है वो पैदाइशी तौर पर जो है वो मासूम होता है, लेकिन माहौल जो है इसको वो उसमें नेगेटिविटी ला देता है। अगर उसमें पॉजिटिव उसमें जो है हालात हों, मुस्बत हों, तो वो क्या है मुस्बत हो जाता है, उसमें अच्छाई आती है, अदरवाइज जो है वो बुराई का शिकार हो जाता है। तो ये सारी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं कि माहौल के बड़े असरात हैं, लेकिन जो है इंसानी जीन्स जो हैं वो उनका भी जो है बड़ा अमल दखल है। तो ये जो विरासत में चीज़ें मिली हैं तो वो इसके बगैर जो है चारा नहीं है, वो ज़रूरी है। अब देखिए बच्चा एक पैदाइशी तौर पर कुंद ज़हन है, उसको वालदैन से जो है उसमें जो ट्रांसफ़र जो जीन्स हुए हैं उसके तहत जो है उसमें जो है वो कुंदपन है, वो ज़हीन नहीं है। तो अब माहौल जो है लाख ट्राई कर ले उसके ऊपर तो उसका जो है उस पर असर ज़्यादा नहीं होने वाला। तो इसलिए दोनों मिल जाएंगे तो फिर जो क्या है तो फिर जो है ये एक कामयाब स्टूडेंट बनेगा और वो कामयाब होगा। अब यही बात जो है साइकोलॉजी करती है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के अंदर। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है इसकी वो है डेवलपमेंट एंड एडजस्टमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। ये चीज़ जो है हमें साइकोलॉजी ही बताएगी कि डेवलपमेंट जो है नशो नुमा हमारी किस तरह से होगी और एडजस्टमेंट ऑफ पर्सनैलिटी अपनी शख्सियत को किस तरह से एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस ऑफ द एनवायरनमेंट। एक माहौल के अंदर रहते हुए किस तरह से अपनी पर्सनैलिटी को या सोशल कंडीशंस के अंदर रहते हुए हमने किस तरह से लोगों के साथ इंडिविजुअल्स के साथ जो है बिहेव करना है, सारी ये तमाम आगाही जो है ये हमें साइकोलॉजी फराहम करेगी। नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात होगी तो ये भी इनफरादी जो इख्तलाफात होते हैं इनके बारे में भी हमें साइकोलॉजी बताएगी कि
फ़लाँ बच्चा जो है फ़लाँ से किस तरह से मुख्तलिफ है, जिस्मानी तौर पर, यानी कि उसमें जो है इमोशनल डिफरेंस है, जज्बाती इख्तलाफ है, या कि फ़िज़िकल डिफरेंस है, या मेंटल डिफरेंस है, इंटेलेक्ट जिसको बोलते हैं। तो ये तमाम तरह के इख्तलाफात जो है ये साइकोलॉजी ही बताती है, इस एरिया को भी ये कवर करती है। इसके बाद है प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो ये साइकोलॉजी जो है हमें गाइडेंस भी फराहम करती है एज़ वेल एज़ काउंसलिंग भी फराहम करती है। मुशावरत और रहनुमाई दोनों जो है साइकोलॉजी की मदद से होती हैं, कि ये बताती है कि कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, तो इसको किस तरह से सॉल्व आउट किया जाना चाहिए। तो ये तमाम तर मालूमात जो है साइकोलॉजी फराहम करेगी। ग्रुप डायनामिक्स के तमाम जो है एक तहर्रक पैदा करती है, ग्रोह के अंदर एक तहर्रुक पैदा करती है, और तमाम तर जो है किसी भी ग्रोह, किसी भी जो है ग्रोह के मेंबर जो है उसके बारे में जितनी भी हमने आगाही हासिल करनी हो और उसको मोटिवेट करना हो, किस तरह से उसने अपने सोसाइटी के अंदर, अपने ग्रोह के अंदर जो है रहकर, एक कम्युनिटी के अंदर रह कर वर्क करना है, तो इसके बारे में तमाम तर आगाही जो है हमें ये एजुकेशनल साइकोलॉजी ही फराहम करेगी। द प्रॉब्लम ऑफ द एक्सेप्शनल चाइल्ड, जो बच्चे ख़ास हैं, जो यानी कि पैदाइशी तौर पर जो है डिसेबल्ड हैं, माजूर हैं, किसी जो है मसले का शिकार हैं, तो सब के बारे में ये भी आगाही हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी फ़राहम करेगी कि इसके कौन कौन से मसाइल हैं, उनको किस तरह से हल करना है। तो डियर वन, ये था इसका स्कोप। नेक्स्ट आगे हम डिस्कस करते हैं साइकोलॉजी की थ्योरीज़ को, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इनको तवज्जो से सुनना है आपने। इंशाल्लाह ताला आसान लफ्ज़ों के अंदर मैं इसको आपके सामने पेश करता हूँ। जब हम थ्योरीज़ की बात करते हैं तो इसके मुख्तलिफ जो है ग्रुप्स हैं, हर एक ने जो है अपना अपना नज़रिया पेश किया है साइकोलॉजी के हवाले से। तो साइकोलॉजी के अंदर जो सबसे पहली थ्योरी है वो हमारे पास है स्ट्रक्चरलिज़म थ्योरी जो है, इसके बानियों में जो है वो विलियम वंट हैं, जो जर्मन थे, प्रोफेसर थे, और उनके शागिर्द जो है E.B. टिचनर हैं, जो जर्मन थे, और बाद में ये अमेरिका में गए और वहाँ पे अपने इस उस्ताद यानी विलियम वंट की जो है थ्योरी को वहाँ पे उसने उसकी तशहीर की और उसको आगे फैलाया और उसका नाम जो है पूरी दुनिया में मशहूर किया। अब विलियम वंट जो हैं, इन्होंने सबसे पहले जो है लिप्जिग जो है यूनिवर्सिटी, वहाँ पे उन्होंने एक ना बनाई थी एकेडमी, वहाँ पे जो है लैब बनाई थी, और उसका मकसद भी जो है ये था कि तहकीक की जाए इंसान के माइंड के बारे में कि किस तरह से चीज़ों को सीखा जा सकता है। तो ये इन्होंने जो है 1879 के अंदर वहाँ पे ये लैब बनाई थी लिप्जिग में। तो अब ये जो है थ्योरी, ये सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी है, और ओल्डेस्ट जो है ये सबसे पहली थ्योरी है, और इसका जो है बेस वो है कॉन्शियसनेस। ये कॉन्शियसनेस पे फॉल करती है कि इंसान का जो है शऊर, उसके ऊपर इसने बात की है। और इनका मकसद ये है, इनके कहने का, कि शऊर को ये कहते हैं कि उसको डिवाइड किया जा सकता है, तकसीम किया सकता है, माइंड को डिवाइड किया जा सकता है सेंसेशंस के अंदर, फीलिंग्स के अंदर, परसेप्शन और आइडियाज़ के अंदर इसको डिवाइड किया जा सकता है। और इस तरह से जो है जो हम ये चेक कर सकते हैं कि किस तरह से लर्निंग हो रही है। तो ये आइडियाज़ को जो है और परसेप्शंस को मिलाकर जो है वो कहते हैं कि ये जब हम मिलाएंगे, हिस्सों में चीज़ें डिवाइड होंगी, इनको मिलाएंगे तो फिर पता चलेगा कि कितनी लर्निंग हुई है। अब इसके लिए इन्होंने जो मेथड यूज़ किया, तो उस दौर में जो है कोई साइंटिफिक मेथड तो था नहीं, तो इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन का मेथड यूज़ किया था। इंट्रोस्पेक्शन क्या है? बेसिकली इंट्रोस्पेक्शन जो है इसका मतलब ये है बज़ाते खुद जो है अपना खुद मुतालिया खुद ही करना, यानी कि वो एक यूँ कह लीजिए कि एक सब्जेक्ट को यानी कि स्टूडेंट को सामने बिठाकर उससे सवाल जवाब करते कि तुम क्या फ़ील कर रहे हो, तुम्हारे जहन में क्या क्या बातें आ रही हैं। किसी भी वाक़े के तहत अगर कोई चीज़ खौफनाक देखी जाती तो कहते कि तुम्हारा जो है अंदर की कैफियत क्या है, तो वो खुद बताता। तो वो इन्होंने उससे जो है इसी तरह से इसी बात को आगे जो है फिर सिगमंड फ्राइड ने भी यूज़ किया था अपनी साइकोएनालिसिस के अंदर। तो उन्होंने भी थेरेपी के तौर पर इसको इस्तेमाल किया था इंट्रोस्पेक्शन को।
तो ये इस तरह से जो इन्होंने ये मेथड यूज़ किया और इससे उनको पता चलता कि फिर उसको जो आगे जो उसके तमाम तर सेंसेशंस थे, फीलिंग्स थी, परसेप्शन थे, आइडियाज़ थे, उनको डिवाइड जब किया गया तो फिर उसका नतीजा निकालते कि ये चीज़ें इनके जहन में आ रही हैं, ये बातें हैं। तो इस तरह से जो है ये चीज़ों को उसके नतीजे तक पहुँचते थे। तो स्ट्रक्चर का मतलब भी होता है कि एक ढांचा, किसी भी चीज़ का ढांचा बनाना और फिर उसके जो है हिस्सों में उसको डिवाइड कर देना। तो ये पहली जो है थ्योरी थी जो सबसे पहले पेश की गई। अब इसके इख्तलाफात में जो है बहुत सी थ्योरीज आई, उनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। इसके अगेंस्ट जो नेक्स्ट थ्योरी आई वो है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म जो है इसके बानी हैं विलियम जेम्स, जिनका ताल्लुक़ जो है अमेरिका से था और ये 1842 में पैदा हुए और 1910 में इनकी डेथ हुई। इसी तरह से विलियम वोंड जो थे, जो जर्मन थे, जिन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म पेश की थी, वो 1832 में पैदा हुए थे और 1920 में उनकी डेथ थी। तो ये दोनों अशख़ास जो हैं इनका आपस में काफ़ी इख्तलाफ रहा है, लेकिन बाद में ये कम हुआ कि जब जर्मनी के एक न्यूज़पेपर के अंदर इनको जो है एक को मॉडर्न पॉप कहा गया ऑफ द वर्ल्ड और एक को जो है जो ओल्ड पॉप ऑफ द साइकोलॉजी कहा गया विलियम वोंड को, और इसको जेम्स को जो है मॉडर्न पॉप ऑफ द साइकोलॉजी कहा गया। जिसको हम फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी भी कहते हैं विलियम जेम्स को, इसको जो है मॉडर्न पॉप ऑफ साइकोलॉजी भी कहा गया। तो इसके बाद इनके इख्तलाफात जो है ना ये जारी रहे, लेकिन कुछ हद तक कम हुए। तो ये इसका बेस जो है ना, जो इनका जो बुनियादी इख्तलाफ था वो ये था विलियम वोंड का, इसने फंक्शनलिज्म के अंदर क्या जो बात कही, वो इसके पहली थ्योरी जो है स्ट्रक्चरलिज्म, इसके अगेंस्ट है ये फंक्शनलिज्म। अब इसमें ये बात करता है कि जो चीज़ें हैं उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। कहता है कि हम चीज़ों के किस तरह से हम माइंड को डिवाइड करें कि उनके पार्ट्स में उसके पार्ट्स बना लें, तो इसको ऐसा कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा दिमाग को, हमारे माइंड को डिवाइड करना और हमारे जो है शऊर को तकसीम करना, ये मुमकिन किस तरह से हम उसको आइडियाज़, थॉट्स, सेंसेशन के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते, सेपरेट उनको नहीं किया जा सकता। बल्कि वो कहता है कि इसकी बजाय हमें ये गौर करना चाहिए कि इसका फंक्शन क्या है। फंक्शनलिज्म इसलिए इसको कहा गया कि ये दिमाग का फंक्शन क्या है, वो क्या क्या काम सर अंजाम दे रहा है। फॉर एग्जांपल कि जिस तरह से अगर हमारे सामने कोई गाड़ी आती है तो हम ये देखने बैठ जाएं कि जी ये इसका इंजन है, ये इसके टायर हैं, ये इसकी बॉडी है, ये इसकी बैक है, तो ये इसकी सीट हैं, तो ये इसके अलावा ये स्टीयरिंग है। तो इस तरह से बजाय ये करने के हमें इस पे नहीं गौर करना चाहिए, बल्कि हम ये देखें कि ये जो है गाड़ी, इसका काम क्या है। इसका काम क्या है? सवारियाँ लेके जाना, सफ़र में इस्तेमाल करना। तो ये इस तरह से इसका जो फंक्शन है हम उस पर गौर करेंगे। तो ये बात कही थी विलियम जेम्स ने अपनी अपनी थ्योरी के अंदर, फंक्शनलिज्म के अंदर इन्होंने ये बात पेश की कि चीज़ों को डिवाइड नहीं किया जा सकता, शऊर को डिवाइड नहीं किया जा सकता, बल्कि हमें माइंड को डिवाइड करने की बजाय इस पे गौर करना चाहिए कि इसका फंक्शन क्या है। तो ये थी फंक्शनलिज्म। नेक्स्ट हमारे पास है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म जो है, इसको अगर देखा जाए तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये भी इसी तरह से जो है इनके ख़यालात को मद्देनज़र रखते हुए स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म को ये देखते हुए उन्होंने इसके अगेंस्ट गए। उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि हम जो है जहन पे फोकस करें, जहन पे गौर करें कि जहन की जो है किस तरह से उसकी डिवीज़न हो, किस तरह से उसकी तकसीम हो और जहनी ख़यालात क्या हैं। वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि हमें बिहेवियर को देखना चाहिए। बिहेवियरिज्म इसलिए कहा गया कि हमें रवैयों को देखना चाहिए कि आगे जो हमारे सामने सब्जेक्ट है, जिसकी हम जो ज़ेर मुतालिया है हमारे, उसका बिहेवियर चेक करें कि वो काम क्या कर रहा है, उसका रवैया क्या है, इसको हम देखेंगे। और इसके ग्रुप के अंदर जो उसके बानी हैं उसमें ये भी वाटसन थे जिन्होंने इसका आगाज़ किया बिहेवियरिज्म का, और इसके साथ देने के लिए पेवलव थे, स्किनर थे, और लैशले टॉलमन थे, हाल थे, और थॉर्नडाइक भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो इन्होंने फिर तजर्बात किए थे मुख्तलिफ जानवरों पर, और ये उनके जो है आगे फिर बात लंबी हो जाएगी, लेकिन उसको कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि ये भी वाटसन जो थे, इन्होंने कबूतर पे भी तजर्बा किया था, फिर बिल्ली पे भी किया था तजर्बा, और इस तरह से उन्होंने सामने जो है उनके खाना रखा और फिर वो हरकत करते उसका रिप्लाई करते थे।
तो यानी कि वो स्टिमुलस देते थे, उसके अगेंस्ट जो है ना फिर रिस्पॉन्स आता था। इसी तरह से फिर पेवलव की जो है थ्योरी, ये भी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, जिसके अंदर जो है वो, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। और स्किनर की थ्योरी को भी, इसने भी, पेवलव ने क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर जो है किस तरह से जो है कुत्ते के जो है को सामने खाना पेश किया, और जो है उसके मुंह से राल टपकना शुरू हो जाती थी, और फिर इसके बाद उसने फिर घंटी बजाता, फिर जैसे वो खाना देता तो वो, फिर इसके बाद फिर वो खाना ना देता तो जस्ट घंटी बजाता, तो फिर क्या है साथ में वो राल टपकती। तो इससे वो साबित होता कि जब स्टिमुलस दिया जाता है तो उससे रिस्पॉन्स पैदा होता है। इसी तरह से स्किनर की भी जो है ये भी थ्योरी जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है उसी तरह से है कि उसमें भी उसने जानवर पे तजुर्बा किया था स्किनर ने। तो ये जो है जिस तरह से पेवलव ने इस पे तजुर्बा किया था, तो स्किनर ने भी इसी तरह से इस पे एक्सपेरिमेंट किया था अपना चूहे पे। तो इसने जो है फिर जो है इसी तरह से उसको खाना दिया, तो फिर उसने उसको रिस्पॉन्स दिया। तो साथ में जैसे जैसे वो कहता है कि उसमें उसने ना रेनफोर्समेंट रखी, नेगेटिव और पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, कि अगर चूहा जो है जिसमें बंद किया गया था केज के अंदर, स्किनर, उसको स्किनर बॉक्स का नाम दिया गया, तो उसके अंदर जो है ना बाद दफ़ा उसके जो है ना पाँव लीवर की बजाय वो साथ में इलेक्ट्रिक शॉक पे लगता, इलेक्ट्रिक डिवाइस थी उसके ऊपर लगता, तो फिर उसको शॉक होता, तो उससे जो है वो पीछे फिर उसको वहाँ से पीछे हटता। लेकिन जब लीवर पे लगाता पाँव तो फिर वो दरवाज़ा खुल जाता, और फिर वो इस तरह से वो जो है सामने उसके खाना आता, फिर वो उसको खाता। तो ये क्या है, उसको फिर उससे रेनफोर्समेंट मिलती है उसको, फिर उसके ज़्यादा वो जो है इसी तरह से परफॉर्म करता बार बार, के बजाय वो दूसरे डिवाइस की तरफ जाए जहाँ से उसको शॉक मिला है, उसके जाने की बजाय वो डायरेक्ट लीवर पे जाता और वहाँ पे पाँव रखता और उसको वो खाना मिलता। तो इस तरह से जो है उसका जो है बिहेवियर चेक किया जाता था। इसी तरह से थॉर्नडाइक का भी एक्सपेरिमेंट था बिल्ली पे। तो इस तरह से ये लैशले, टॉलमन और हॉल का, इन्होंने ये सारे के सारे जो है इन्होंने जानवरों पे तजुर्बात किए थे। तो इनका बुनियादी मकसद यही था कि लर्निंग जो है ये हेरिडिटी को जो है इग्नोर करते हैं। ये ज़हन में रखिएगा कि बिहेवियरिज्म वाले हेरिडिटी को इग्नोर करते हैं और ये इन्वायरमेंट पे फोकस करते हैं कि इंसान का जो बैरूनी इन्वायरमेंट है, बैरूनी माहौल है, वो ज़्यादा असरअंदाज होता है, बजाय कि वो शख्सियत के अंदर जो है की बात की जाए, हेरिडिटी की, जीन्स की बात की जाए, उसकी बजाय। वो इसीलिए कहा था ये भी वाटसन ने कि आप मुझे बच्चा दें तो आप चाहें तो मैं उसको चोर डाकू बना दूंगा, चाहें तो उसको मैं जो डॉक्टर इंजीनियर बना दूंगा। तो ये इन्वायरमेंट पे फोकस करते हैं और ये बिहेवियर पे फोकस करते हैं, और इनका ख्याल है कि इन्वायरमेंट इंसान को जो है वो बेहतर, अच्छा या बुरा इंसान बनाता है। उसके लिए वो साइंटिफिक मेथड जो है वो यूज़ करते हैं, तजुर्बात की मदद से जो है जानवरों पर इन्होंने एक्सपीरियंस किए थे। इसी वजह से ये पेवलव को 1904 के अंदर ये प्राइज़ भी मिला था, अवार्ड मिला था कि इसके जो तजुर्बात इसने किए थे। तो ये ग्रुप था बिहेवियरिज्म वालों का, जिसको जो काफ़ी अहमियत हासिल है। इसके अंदर थ्री फोर्सेस की बात अगर की जाए तो थ्री फोर्सेस जो है ऑफ साइकोलॉजी की बात की जाए तो उसमें जो है ये बिहेवियरिज्म भी ऐड है, बिहेवियरिज्म की बात होगी, और साथ में जो है अपना वो साइकोएनालिसिस है और ह्यूमनिज़म है। तो इसके अंदर ये जो है इसको ना काफ़ी अहमियत हासिल है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो फ़िलासफ़ी है, सॉरी साइकोलॉजी है, थ्योरी साइकोलॉजी की, वो है हमारे पास गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट जो है ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है एज ए होल या शेप या मुकम्मल चीज़ जो है, इस मानो में लिया था कि मुकम्मल चीज़ का होना। गेस्टाल्ट जो है इसके बानियों में जो है वर्टहाइमर्स हैं, वर्टहाइमर, कोफका, कोलर और लीवन, इन्होंने इसको जो है पेश किया था। अब ये इसका आगाज़ कैसे हुआ, ये जो वर्थिमर हैं, वर्टहाइमर इसको कहते हैं, ये ऑस्ट्रियन थे और इन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा था, रिसर्च लिखी थी अपनी फाइव फिनोमेना। इसके ऊपर इन्होंने फिर तहकीक जब की तो इसका मतलब ये है कि चीज़ें जो हैं वो जिनके देखने में जो नज़र आती हैं वो ऐसा नहीं होता बल्कि कुछ और होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल उसकी ये है, जैसे हम शादी ब्याह पे लाइटें देखते हैं लगी हुई, तो वो लाइटें एक जगह पे फिक्स्ड होती हैं जबकि वो हमें चलती हुई नज़र आ रही होती हैं। तो वो कहता है कि इस तरह से जो है ज़ाहिर कुछ और होता है, बातिन कुछ और। तो इस तरह से बाद दफ़ा जो है जहन वो चीज़ों को जो मुख्तलिफ नज़र आ रही होती हैं लेकिन उसको मिलाने से कुछ और बन रहा होता है। तो इस पे उसने उसकी बुनियाद रखी थी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की। इसका मतलब भी है एज ए होल। अब ये थ्योरी जो है ये बिल्कुल स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट है।
इन्होंने भी ये बात कही थी कि हम ये कहते हैं कि जो है माइंड के कॉन्शियसनेस को जो है आपस में डिवाइड कर दिया जाना चाहिए। तो कहता है कि डिवाइड नहीं, डिवाइड की बात नहीं है यहाँ पे, कि डिवाइड नहीं, हमें एज ए होल लेना चाहिए। अब क्या है कि जो चीज़, फॉर एग्जांपल उन्होंने ये मिसाल ये इस तरह से है, जैसे कि सामने हमारे कप पड़ा है, तो कहता है कि अब हम देखें कि ये कप को हम देखें कि किस तरह से ये बना है, तो इस पे अगर गौर करें तो हमें जो है जो सामने नज़र आ रहा है वो मुकम्मल कप ही लेना चाहिए, बजाय कि उसके हम हिस्से करें तो फिर जो है उस पे गौर करें। कहता है कि अब देखिए कि उनकी मिसाल ये है कि जैसे कि वो कप नीचे ज़मीन पे गिरा और टूट गया, टूटने के बाद वो कहता है कि अब ज़रूरी नहीं कि दोबारा फिर से वही कप बन जाए, हो सकता है कि उसकी कोई और चीज़ बन जाए। इसी तरह से गाड़ी है, तो गाड़ी पे हम कैसे गौर करें कि ये इसके पहिए, टायर वगैरह जो जो भी इसकी बॉडी वगैरह है, सीट्स वगैरह हैं, तो इस पे गौर करने की बजाय हमें गाड़ी को मुकम्मल देखना चाहिए कि ये सामने गाड़ी नज़र आ रही है, तो चीज़ों को मुकम्मल देखना चाहिए, तो बजाय कि उसकी डिवीजन करने के। अब जो पहली थ्योरीज हमने पेश की थी, स्ट्रक्चरलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म, ये दोनों में जो आप ये भी इन्होंने इख्तलाफ किया। उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चरलिज्म वालों ने कि दिमाग के शऊर को जो है वो क्या है हिस्सों में डिवाइड किया जाए, जबकि फंक्शनलिज्म वालों ने कहा कि फंक्शनलिज्म वाले कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, उसके फंक्शन को देखना चाहिए कि दिमाग करता क्या है, उसका काम क्या है। अब लेकिन इन्हों में दो चीज़ें जो है ना, इनमें मुश्तरक, एक चीज़ मुश्तरक है, वो कौन सी है कि वो ये है कि दोनों ने कॉन्शियसनेस पे बात की है, कॉन्शियसनेस पे बात की है दोनों ने, जो है माइंड के कॉन्शियसनेस पे बात करते हैं ये, जबकि जो है साइको एनालिसिस वाले जो है सिगमंड फ्राइड, वो जो है अनकॉन्शियसनेस पे बात करते हैं। अब ये गेस्टाल्ट वाले और बिहेवियरिज्म वाले जो हैं इंसान के बिहेवियर पे जो है, आउटर इन्वायरमेंट पे जो है, बिहेवियर एटीट्यूड पे बात करते हैं, और गेस्टाल्ट वाले जो हैं ये इनर फीलिंग्स पे बात करते हैं, इंसान की इंट्यूशंस पे बात करते हैं, वजदान पे बात करते हैं कि अंदर की फीलिंग्स जो है ना ये क्या हैं। इसी से जो है वो इनसाइट जो है लर्निंग थ्योरी भी जो है ना वो डेवलप हुई, जो कॉलर की थी, और उसने बंदर पे जो है तजर्बा किया था कि जिसका नाम सुल्तान था, चिंपैंजी था। उसने उसके सामने केले कुछ रखे थे और केलों से जो है उसके अंदर ऊपर लटका दिए थे कमरे के ऊपर, और साथ में कुछ स्टिक्स वगैरह रख दी थी। तो बंदर ने काफ़ी ट्राई की, उसका हाथ नहीं पहुंचा, फिर उसने एक स्टिक जो लगाई नहीं पहुंची, फिर साथ उसने दूसरी जोड़ी, फिर इस तरह से वो जो है केलों तक पहुंचा। तो अब ये कहते हैं यहाँ पे कि अब देखिए कि यहाँ पे कहाँ पे कोई बिहेवियर की बात हुई है, और ना ही कोई इसमें कोई उसने कोई डिवीजन की है। कहता कि ये तो अंदर की फीलिंग्स हैं कि उसके अंदर में खुद ही ख्याल पैदा हुआ कि मैंने जब मुझे ज़रूरत पेश आई, भूख उसको लगी, तो वो किस तरह से उसका हल तलाश करता है। तो ये बात गेस्टाल्ट जो है वाद ने कही है, गेस्टाल्ट जो है थ्योरी वालों ने, और इसकी ये थ्योरी जो है इनसाइट लर्निंग है। तो हम बात करेंगे इसी पे कि ये जर्मन वर्ड है, एज ए होल चीज़ों को लेते हैं मुकम्मल, उसमें पार्ट्स में डिवाइड नहीं करते हैं। उसके वर्थहाइमर, कोफका, कॉलर और लीवन ये जर्मन थे। ये थ्योरी बड़ी मशहूर हुई, लेकिन इसकी जो है नाकामी की वजह क्या थी, इसमें जो है इसके जो है एक्सपोनेंट्स जो है ना वो कम उम्र में इनकी डेथ हो गई कई की, और कई जो है यहाँ जो है जर्मन जो थे, हिटलर उसका ये था पीरियड, तो उसमें इनको काफ़ी परेशानियां हुई और वो उनको छोड़ के जाना पड़ा यहाँ से। तो फिर ये इस वजह से जो है आगे ना चल पाई, लेकिन इनके जो कंसेप्ट्स थे, इनकी जो आइडियाज़ थे वो बहुत अच्छे थे, इन्होंने इनको अच्छी तरह से जो है आगे पहुँचाया था। लेकिन इनकी यही वजह थी कि इनके एक्सपोनेंट्स जो हैं वो जल्द छोटी उम्र में उनकी डेथ हो गई, और कई जो है वो ट्रांसफ़र उन्होंने नकल मकानी इख्तियार की, इमिग्रेशन के यहाँ से जो शिफ्ट हुए कोई अमेरिका में, इस तरह से। तो फिर इस तरह से जो है ना ये थ्योरी आगे चल ना पाई। तो नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। अगर ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की बात करें तो ये थ्योरी जो है ये ह्यूमन बिहेवियर्स पे और ह्यूमंस की बात करती है, इंसानों की बात करती है, और ये जो है बिहेवियरिज्म के अगेंस्ट है। वो कैसे कि ये कहते हैं कि हमें जानवरों के बारे में नहीं सोचना कि इंसान जानवरों से मुख्तलिफ है, वो जानवर है, इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। तो कैसे हम एक इंसान को जो जानवर से मिला सकते हैं कि उसका ये रवैया, तो इंसान तो बड़ा गौर व फिक्र करता है, जबकि जानवर तो उसमें ये सोचने की सलाहियत नहीं होती इतनी, जितना वो इंसान सोच लेने के बाद जो है फैसला करता है। तो ये सारी बातें जो हैं इन्होंने ये की, और ये इस थ्योरी के अंदर चूँकि लफ्ज़ भी ह्यूमनिज़म इस्तेमाल हुआ है, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है, तो उन्होंने इंसान को तरजीह दी। कहते हैं कि इंसान जो है सेंट्रल पॉइंट पे होना चाहिए, उसको तरजीह दी जानी चाहिए, और
इसके अंदर इसके जो दो दो फॉलोअर्स हैं, इसकी दोनों थ्योरीज भी डिस्कस करेंगे। तो एक मास्लो हैं और साथ में कार्ल रोजर हैं। मास्लो ने जो थ्योरी पेश की थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की और हायरार्की ऑफ नीड्स की, तो वो कहते हैं कि इंसान की बुनियादी ज़रूरियात जो हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स जो हैं, अगर वही नहीं पूरी होंगी, ये आगे हम डिटेल के साथ मज़ीद पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ी सा टच ले रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इसकी जो है समझ लग जाए कि ये कहता है कि इंसान की बुनियादी ज़रूरियात अगर पूरी कर दी जाएंगी तो वो फिर क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइज करेगा, सेल्फ इस्टीम तक जाएगा, अपने आप में गौर व फिक्र करेगा और अपना होने का मकसद फिर बाद में देखेगा कि मेरा मकसद क्या है, मैं क्या कामयाब हुआ हूँ कि नहीं हुआ हूँ, वो बाद में सोचेगा। लेकिन पहले उसकी बुनियादी ज़रूरियात जो हैं, उसकी खाना पीना रहना, उसकी सेफ्टी नीड्स, उसकी लव नीड्स जो हैं,